ये है हमारा कल का होमवर्क। इसी प्रश्न के साथ हमने सेशन का समापन किया था कि स्थानीय स्वशासन के बारे में कथनों पर विचार करें। ठीक है, और इसमें पहला कथन है कि बिहार में नगर निगम के प्रमुख को महापौर या मेयर कहा जाता है, और दूसरा कह रहे हैं कि बिहार में वर्तमान में 19 नगर निगम है, और इसके आधार पर आप सभी को सही कथन को चुनना है। ठीक है ना, कौन सा सही कथन को चुनना है, तो अच्छे से देखना है, समझना है, फिर आंसर करना है। कल आपने बहुत सारे प्रश्नों का गलत उत्तर दिया था, लेकिन आज प्रयास करना कि यहां पर प्रश्नों का उत्तर गलत ना हो। चलो सभी सी के साथ जा रहे हैं। आइए कथनों की हम यहां पर जांच करते हैं। पहला कह रहा है कि बिहार में नगर निगम के प्रमुख को महापौर या मेयर कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है, और आप सभी ने सुना भी होगा मेयर का चुनाव चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये मेयर हो गया। और बिहार में वर्तमान में 19 नगर निगम है, ये आपका बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन सही है और सही कह रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नगर निगमों की अगर हम बात कर लें, सबसे पहले तो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था कैसी व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था है हमारी त्रिस्तरीय, है ना। त्रिस्तरीय व्यवस्था हमने यहां पर स्थापित किया हुआ है। अगर आप सभी से पूछ ले पहला नगर निगम, है ना, बिहार का पहला नगर निगम अगर आप सभी से पूछे तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे पटना नगर निगम। कब स्थापना हुआ था? 1952 में, है ना। 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। और सबसे नया अगर आप सभी से पूछे कि सबसे नया नगर निगम कौन सा है, तो सबसे नया नगर निगम जो है ये है सहरसा। कौन सा? सहरसा। ये बिहार का 19वां और बिहार का सबसे नया नगर निगम है। सबसे पुराना हो गया पटना, सबसे नया हो गया आपका यहां पर क्या चीज? सहरसा। फिर हमने कल देखा था 2006 का अधिनियम, और इस अधिनियम के तहत हमने बात की थी कि महिलाओं के लिए हमने 50% क्या कर दिया है, तो यहां पर आरक्षण दे दिया है। और ऐसा करने वाला बिहार अपना पहला राज्य है। ठीक है, क्लियर है। अगर बात करें यहां का, है ना, अगर बात करें यहां का कि प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, ठीक है, अगर यहां का प्रशासनिक प्रमुख अगर आप सभी से पूछ दे, ये तो राजनैतिक प्रमुख हो गया, ये कौन हो गया? ये हो गया आपका राजनैतिक प्रमुख, है ना। अगर पूछे राजनैतिक प्रमुख तो आप बताओगे यहां पर मेयर, है ना, महापौर। लेकिन अगर आप सभी से पूछे कि प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, तो ये यहां पर कौन होता है? आप क्या बताओगे? आप बताओगे म्युनिसिपल कमिश्नर, है ना। तो कमिश्नर जो होता है, नगर आयुक्त जो होता है, वो इसका क्या होता है? प्रशासनिक प्रमुख होता है। और ये नॉर्मली एक आईएएस ऑफिसर होता है। क्या होता है? आईएएस ऑफिसर होता है। ठीक है ना, क्लियर है। बढ़े आगे, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष के बारे में कथनों को देखें। पहला कह रहा है कि अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के बीच से ही किया जाता है। और दूसरा कह रहा है कि वह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है। क्या होगा इसका सही उत्तर? सभी बताएंगे, है ना। प्रश्न आप अच्छे से पढ़ोगे और फिर उत्तर करोगे। कल जैसा गलतियां नहीं चाहिए। साइंस होगा, है ना, साइंस होगा, बहुत जल्दी शुरू होगा साइंस। चलिए यहां पर ए और बी, अच्छा ए बी डी 3 आंसर आ गए। ठीक है ना, ए बी और डी तीनों आ रहे। आओ देखते हैं सही कौन सा है। सबसे पहला स्टेटमेंट देखो, कह रहा है कि विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के बीच से ही किया जाता है। यह स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है ना। अगर हम बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 178, कौन सा? आर्टिकल 178, अनुच्छेद 178 की बात कर ले तो विधानसभा अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 178 के तहत पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि वह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है, नहीं, है ना। ये क्या है? ये बिल्कुल गलत है। इसके संदर्भ में हमने पढ़ा है, अगर हम बात करें त्यागपत्र की, तो त्यागपत्र के संदर्भ में हमने पढ़ा है कि अगर अध्यक्ष को त्यागपत्र देना है तो ये किसको देगा? ये उपाध्यक्ष को
त्याग पत्र देगा, ठीक है, और उपाध्यक्ष को देना हो तो वो अध्यक्ष को देगा, है ना। तो वाइस वर्षा ये चलता है। तो त्याग पत्र राज्यपाल को नहीं सौंपता, ये त्याग पत्र किसको सौंपेगा, तो उपाध्यक्ष को सौंपेगा। उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देना हो तो ये अध्यक्ष को सौंपेगा। तो पहला स्टेटमेंट ही यहां पर सही है, दूसरा गलत है। और सही कथन चुनने के लिए कह रहा है तो यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए वाले जितने लोग हैं, ए वाले सारे यहां पर बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है यहां पर विधानसभा की। तो विधानसभा में कुल सीटें कितनी है, ये है आपकी 243, है ना। कितनी, 243, ठीक है। कितनी है, तो 243 सीटें हैं। 243 में से 40 जो है वो क्या है, वो है आपका रिजर्व्ड, है ना, रिजर्व्ड है। 40 में से 38 जो है ये है शेड्यूल कास्ट के लिए, और 2 जो है ये है आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए। बाकी 203 सीटें जो है वो किसके लिए है, तो वो आपका जनरल सीट है, ठीक है। क्लियर है, ये बातें यहां पर समझ में आ गई। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला क्या कह रहा है, बिहार के प्रशासनिक विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहला कह रहा है कि बिहार में वर्तमान में कुल 9 प्रमंडल हैं, और दूसरा कह रहा है कि बिहार का 37वां जिला अरवल है जो जहानाबाद से अलग होकर बना था। और इसमें कह रहा है, देखो यहां पर असत्य कहा और यहां पर गलत उत्तर चुनने के लिए कह रहा है। बताएंगे कि इसमें से गलत कौन सा है। चलो सी के साथ सभी जा रहे हैं, है ना। अच्छा, सी डी ए, फिर से 3 आने लग गए, है ना। कोई ए कह रहा है, कोई सी कह रहा है, और कोई यहां पर डी कह रहा है। आओ देखते हैं सही आंसर क्या हो गया। मेरे बताने के बाद अब तुरंत आंसर को इस चेंज मत कर लेना। एक बार अगर आपने गलत कर दिया तो कर दिया, क्योंकि ओएमआर सीट पर एक बार आपने गोला भर लिया, उसके बाद कुछ भी कर लो, वो आंसर आपका गलत ही होना है, अगर गलत गोला भर लिया तो, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने जो आंसर दे दिया वही यहां पर रहने वाला है। आओ स्टेटमेंट की बात करें। पहला कह रहा है कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, ये तो आपका बिल्कुल सही है ना। 5 प्रमंडल जो है वो हमारा उत्तरी बिहार में है, 4 प्रमंडल जो है वो हमारा दक्षिणी बिहार में है। टोटल मिलाकर हमारे यहां पर 9 प्रमंडल है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमने 9 डिवीजनों में बिहार को विभाजित किया हुआ है, ठीक है। अब बात करें, अगला कह रहा है कि बिहार का 37वां जिला अरवल है जो जहानाबाद से अलग होकर बना था। तो यहां तक तो ये स्टेटमेंट क्या है, यहां तक तो सही है, लेकिन ये जो 37वां लिखा है ना, ये गलत है। आप सभी को पता होगा कि जब हम अलग नहीं हुए थे तब बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी, तब यहां पर जिलों की संख्या जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी 55। कितनी, तो टोटल जिले हुआ करती थी 55। लेकिन हुआ क्या, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को यहां पर झारखंड राज्य की स्थापना हुई, है ना। झारखंड राज्य की स्थापना, और ये स्थापना कैसे हुई, तो बिहार के जो दक्षिणी 18 जिले थे, कितने, दक्षिणी 18 जिले थे, इन दक्षिणी 18 जिलों को मिलाकर, ठीक है। तो 18 जिले तो कहां चले गए, झारखंड में चले गए। तो 55 में से अगर हम 18 घटा ले, बचा कितना, ये बचा 37। तो बिहार में अब कितने जिले बच गए, बिहार में बच गए 37, है ना। और ये कब, ये 15 नवंबर 2000 को। फिर आगे चलकर अगले ही वर्ष यानी कि 2001 में अगस्त के महीने में हमने 38वें जिले का गठन किया, जिसे हमने अरवल नाम दिया। तो अरवल जो था ये राज्य का 38वां जिला था, और ये किससे, तो जहानाबाद से अलग करके बनाया गया था 38वां जिला। इसके बाद से अभी तक कोई जिला बना नहीं है। कई वर्षों से डिस्कस हो रही है कि बिहार में 5 और नए जिले बनाए जाएंगे। अब कब बनाए जाएंगे, नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अगर सरकार रही हमारी, है ना, तो बहुत जल्दी 1 से 2 वर्षों में 5 नए जिले देखने को मिलेंगे। लेकिन उनकी कहानी तो खत्म, वो तो चलेगा भैया एकदम संसद में। अब यहां पर देखो, यहां पर बात हो रही है किसकी, मुख्यमंत्री बनने की, कि मुख्यमंत्री यहां पर बनेगा कौन। तो 2 नाम यहां पर आज के न्यूज़पेपर में फाइनल हो रहा है। चूंकि शपथ कल ही लेनी है 15 तारीख को, है ना, 15 तारीख को ही शपथ लेनी है, कल ही लेनी है। और बात आ रही है कि यहां पर सम्राट चौधरी बनेंगे। और जो आंतरिक खबर है, आंतरिक खबर के आधार पर देखें तो बात चल रही है कि निशांत कुमार बनेंगे, जो मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं। अब देखिए, अभी फाइनल नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर वाले बस यहां पर करने लग गए कि भैया अगले मुख्यमंत्री यहां पर सम्राट चौधरी बनने वाले हैं। अब देखते हैं ना, कल ही पता चलेगा कौन बन रहा है, ठीक है। क्लियर,
चलो, तो यहां पर 38वां जिला है ना कि 37वां, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। और कह रहा है गलत उत्तर चूज करना है, गलत बताना है, तो गलत तो केवल दूसरा है ना, इसलिए हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, बी होगा यहां पर आंसर। और आप सभी ऑप्शन ए के साथ गए, है ना। ठीक है, हाँ, आज के न्यूज़पेपर में कंफर्म, अब अभी क्लास ले रहा था तभी मेरे पास नोटिफिकेशन आया, बाकी देखते हैं थोड़ा सा, है ना। ठीक है ना, तो देखते हैं थोड़ा सा, क्लास के बाद टाइम मिलेगा तो रिसर्च करेंगे, रिसर्च करके फिर वीडियो लाया जाएगा कि भैया कौन बन रहा है और उनके बनने से क्या लाभ हो सकता है स्टूडेंट को, क्या हानि हो सकती है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो इसको लेकर कल शाम को मैं एक सेशन लेकर आऊंगा, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला कह रहे हैं कि बिहार की संसदीय स्थिति के बारे में कथनों पर विचार करें। पहला है कि बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 15 है। और गलत विकल्प का यहां पर क्या करना है, चयन करना है। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। पढ़ना है, समझना है, फिर उत्तर करना है। ठीक है ना, गलत ना हो ये प्रयास हमेशा रखना है। चलो, ए बी, फिर से दो दो आ रहे हैं, यही तो समझना है कि सही क्या होगा। आप लोग जान पा रहे हो कि इसका आंसर क्या है, बावजूद उसके गलती हो जा रही है, यही चीज तो सुधार करना है। और आप जुड़े रहो लगातार, आप 10 से 15 दिन में आंख मूंद के भी ऐसे प्रश्नों का सही उत्तर दे पाने में सक्षम हो जाओगे। ठीक है, बस आप सोच नहीं पा रहे। देखो, कह रहा है कि बिहार की संसदीय स्थिति के बारे में विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें, तो हमारा बिल्कुल सही है ना। संसद में देखा जाए तो लोकसभा के लिए बिहार से 40 सदस्य चुनकर भेजे जाते हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 15 कह रहा है, नहीं ना, कितना है, 16 है। कितना है, 16। ठीक है, तो राज्यसभा में 16 है और लोकसभा में है 40। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है गलत विकल्प का चयन करें, तो गलत तो केवल दूसरा है, यानी कि फिर से यहां पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी यहां पर फिर से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार के प्रमंडल तो सब आपको याद है ना, है ना, कौन कौन से हैं, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर, यही तो है 9, है ना। 38 जिले हैं, 101 अनुमंडल है। ठीक है, 532 के आसपास आपके प्रखंड है, ये सब तो आपको पता होगा। ठीक है ना, क्लियर, तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलो अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। बिहार में राष्ट्रपति शासन के प्रभावों पर विचार करें। पहला क्या है कि बिहार में अब तक का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन 2005 में लागू हुआ था। और दूसरा कह रहे कि बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 2005 में बूटा सिंह के राज्यपाल रहते हुए लगाया गया था। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। अब देखो, यहां पर डिटेल में नहीं पढ़ोगे हो पाएगा। पहले क्या था कि आप बस पढ़ लेते थे कि 8 बार लगा हुआ है ना, आखिरी बार ये लगा, शुरू में ये लगा, लेकिन अब गहराई के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा। चलो, यहां पर ए के साथ जा रहे हैं, है ना, कुछ बी वाले हैं, 2 सही है पर एक का पता नहीं, यही तो है पता सारे कथन के बारे में होना चाहिए, तभी हम यहां पर सही उत्तर कर पाएंगे। ठीक है ना, आओ देखते हैं, पता लगाते हैं कि क्या सही है। पहला कह रहा है कि बिहार में अब तक का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन 2005 में लागू हुआ था, यह बिल्कुल सही है ना। सबसे लंबा 2005, तो 2005 में हमने पढ़ा था कि ये क्या था, ये सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था, है ना। 2005 ये 8वीं बार लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन। और इस समय काल पर चीफ मिनिस्टर कौन थी, तो हमने पढ़ा था राबड़ी देवी। कौन, राबड़ी देवी। और वहीं बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर कौन थे, गवर्नर थे बूटा सिंह। ठीक है, बूटा सिंह यहां पर गवर्नर थे। बात करें ये लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 7 मार्च 2005 को। और 7 मार्च 2005 से लेकर
ये चला था 24 नवंबर 2005 तक। यानी कि अगर दिन की बात करें तो टोटल यहां पर 262 दिन हो जाता है, जो कि अब तक का राष्ट्रपति शासन में सबसे लंबा टाइम पीरियड था। अर्थात यहां पर पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी यहां पर सही है। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 2005 में लागू हुआ था। उस समय राज्यपाल जो थे वो बूटा सिंह थे और चीफ मिनिस्टर यहां पर राबड़ी देवी थी। वहीं बात कर लें यहां पर राष्ट्रपति कौन, तो क्या बताओगे, एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम पीरियड पर यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। पहली बार बात करें, पहली बार कब लागू हुआ था, कल हमने बात किया था ना, बताओ सभी फटाफट। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था 29 जून 1968 को। कल ही तो हमने बात किया, 29 जून 1968 को। और कुल देखे तो 8 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू हो चुका है। ठीक है ना। तो यहां पर कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है, दोनों ही सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहां सही उत्तर हो जाएगा। तो आज 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले थे। अब जो प्रश्न यहां पर करेंगे वो वन लाइनर वाले हैं ना, दोनों मिक्स हम करते हुए चलेंगे। ठीक है, दोनों मिक्स करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, अगला देखो, कह रहा है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था? ये बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। बताएंगे कि मेगास्थनीज जो है ये किसके दरबार में राजदूत बनकर आया हुआ था। ठीक, तबीयत मेरी इतनी खराब है ना, प्यास खूब लग रही है, तो मैं भी दबा के ही पानी पी रहा हूं, कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। अब देखो इसमें सबके सही होंगे, है ना, यहां पर सभी के आंसर क्या होंगे, सही होंगे। अगर हम बात करें मेगास्थनीज की, है ना, तो ये था कौन? ये सेलुकस निकेटर का, है ना, सेलुकस निकेटर का ये राजदूत था। ये किसके दरबार में आया? ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कब आया था? तो 302 बीसी के आसपास आया। इसने एक पुस्तक लिख डाली और इसके पुस्तक को क्या कहते हैं? इसके पुस्तक को कहते हैं इंडिका। क्या कहते हैं? इंडिका, है ना। इस पुस्तक में भारतीय समाज जो है, भारतीय समाज को इसने 7 वर्गों में बांटा। क्या किया? 7 वर्गों में इसने बांटा हुआ था। ठीक है। इसके अनुसार जो पाटलिपुत्र का प्रशासन होता था, है ना, पाटलिपुत्र का प्रशासन जो होता था, ये प्रशासन 30 लोगों के समूह द्वारा, है ना, 30 लोगों द्वारा प्रशासन किया जाता था। और इसमें से ये 30 लोग 6 समिति में डिवाइड थे, है ना, 6 की समिति में, है ना, 6 समिति में, हर समिति में 5 सदस्य होते थे। उसके माध्यम से इसका शासन प्रशासन होता था। ठीक है। अगर बात करें ये 7 वर्ग कौन कौन से थे, है ना, ये 7 वर्ग कौन कौन से थे? तो एक थे दार्शनिक, दूसरे पशुपालक, तीसरे कृषक, चौथे कारीगर, 5वें योद्धा, 6वें निरीक्षक और 7वें जो थे वो सभासद थे। तो ये 7 वर्गों में इसने बांटा हुआ था। और इसने पाटलिपुत्र को क्या बोला है? पाली ब्रोथा, है ना। तो पाटलिपुत्र को इसने क्या कहा है? इसने बोला है पाली ब्रोथा। तो पाटलिपुत्र के लिए जो शब्द इसने प्रयोग किया, क्या किया? पाली ब्रोथा किया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा हुआ था? कॉपी पेस्ट नहीं। और ये क्या इमोजी है भैया, नागिन वाला? अरे क्या ही कहें, नागिन है क्या है पता नहीं। इमोजी के मामले में बड़ा कमजोर हूं, मैं ना बता पाऊंगा। चलिए यहां पर बी के साथ सब जा रहे हैं। बी क्या है भैया? जेम्स प्रिंसेप। बहुत बढ़िया, है ना। अगर हम बात करें अशोक के शिलालेखों को, तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा हुआ था। कब पढ़ा? ये पढ़ा था 1837 में। सबसे पहले किसे पढ़ा? तो जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है ना, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ अभिलेख है, सबसे पहले इसको इसके द्वारा पढ़ा गया। लेकिन सबसे पहले खोजा, ये पूछ दे, है ना, सबसे पहले खोजा, तो खोजने का जो श्रेय दिया जाता है
वो किसको, वो था टी फैंथलर। क्या नाम था, टी फैंथलर। टी फैंथलर के द्वारा इसे खोजा गया था। कब, 1750 में। लेकिन इसे ये पढ़ नहीं पाया, पढ़ने में टाइम लग गया। 1837 में पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने यहां पर क्या किया था, तो इसको पढ़ा हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है, ये बातें समझ में आ गई। उसके बाद से पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा, तो हमने कल भी चर्चा किया था। भाषा जो है वो कौन सी है, वो है प्राकृत। लेकिन अगर लिपि की बात कर ले तो लिपि क्या लिखोगे, आप लिखोगे ब्राह्मी। मैक्सिमम ब्राह्मी में लिखे गए हैं, लेकिन खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक लिपि में भी लिखा गया है। लेकिन मैक्सिमम जो मिला हुआ है उसमें जो लिपि है वो कौन सी है, वो है आपकी ब्राह्मी लिपि। इसी में से देखा जाए तो जो 13वां शिलालेख है अशोक का, कौन सा, 13वां शिलालेख जो है, इस 13वें शिलालेख में क्या मिल जाता है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन। क्या मिलता है, कलिंग युद्ध का वर्णन। और ये कब हुआ था कलिंग युद्ध, ये हुआ था 261 बीसी में। और इस युद्ध में हुए हानि की वजह से अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अशोक का हृदय जो है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आओ बढ़ते हैं आगे। अगला, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा के इलाज के लिए भेजा था, प्रसेनजीत, उज्जैन, चंड प्रद्योत या फिर अजात शत्रु, बताएंगे। बिंबिसार जो है वो इसका राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक, किसके इलाज के लिए ये भेजता है। चलो बहुमत सी के साथ हैं, कुछ ए वाले भी हैं, है ना। प्रसेनजीत कब बीमार हो गया भैया, है ना। प्रसेनजीत के साथ तो ये वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने जो साम्राज्य है उसका विस्तार किया था, है ना। प्रसेनजीत याद आ रहा है, इसकी बहन कोसला से, महाकोसला से विवाह किया था, कौन, बिंबिसार। ठीक, अब देखो जिस तरीके से शक्तिशाली यहां पर महाजनपद मगध था, वैसे ही एक और शक्तिशाली महाजनपद था जिसे अवंती के नाम से जाना जाता है। और अवंती में भी देखा जाए तो जैसे लौह उपकरण हमारे पास था वैसे ही उसके पास भी था, तो वो भी बड़ा शक्तिशाली था। और यहां का जो शासक था, यहां का शासक जिसका नाम था प्रद्योत सेन। क्या नाम था, प्रद्योत सेन। और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, है ना, किसके साथ, तो कौशल के साथ, वज्जी संघ के साथ और पंजाब का मद्र राजकुमारी के साथ ये विवाह करता है, वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी शक्तियों को बढ़ाता है। अंग का राजा जो था उसको पराजित करके अंग पर यह विजय प्राप्त करता है। लेकिन यहां पर यह सोचा कि यहां पर देख ले, है ना, कि कोई है, विवाह कर ले, नहीं हो पाया। और इन दोनों का बड़ा संघर्ष था, है ना, बिंबिसार और प्रद्योत सेन का बड़ा संघर्ष था। और ये सोच रहा था कि ईश्वर कोई मौका देंगे तो काम आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, प्रद्योत सेन पड़ गया बीमार। क्या पड़ गया, ये पड़ गया बीमार। इसको हुआ था जो बीमारी, वो था पांडु रोग, है ना। पांडु रोग किसे कहते हैं, बताओ सारे, है ना, कई बार मैंने बताया है ना, पांडु रोग को क्या कहा जाता है। और इससे ये मरने को हो गया। अब ये कहता है बिंबिसार अपने जीवक से कि हे राजवैद्य, जो हमारा वर्षों का संघर्ष है उसको समाप्त करने का अवसर मिल रहा है, आप कृपा करके जाइए और प्रद्योत सेन, जिसे चंड प्रद्योत भी कहा जाता है, उसका इलाज कीजिए और बचा लीजिए, हमारा जो संघर्ष है उसको समाप्त करवा दीजिए। ठीक है, तो यहां पर जीवक जाएगा और जाकर इलाज करेगा, ये ठीक होगा। और जो इनके वर्षों का संघर्ष था, ये संघर्ष समाप्त होगा और दोनों में मित्रता हो जाएगी। तो यहां पर इलाज किसका किया, चंड प्रद्योत का इलाज किया, जो कि अवंती का शासक हुआ करता था, है ना। ये इसका राजवैद्य कौन था, ये भी क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि बिंबिसार के राजवैद्य का नाम क्या था, जीवक। जीवक की बात करें तो इसने बुद्ध का इलाज भी किया, है ना। बुद्ध का इलाज भी इसके द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये बात यहां पर समझ में आ गई। ठीक, अब बात करें बिंबिसार, तो बिंबिसार है भैया कौन सा, यह है हर्यक वंश का संस्थापक। क्या है, हर्यक वंश का संस्थापक। ठीक है, हर्यक वंश का ये क्या है, संस्थापक है। और हर्यक वंश को ही क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश कहा जाता है।
क्योंकि यहां पर शासक बनने के लिए शासकों ने अपने पिता की हत्या कर दी। जैसे कि इसी का बेटा था कौन सा, अजातशत्रु, इसकी हत्या करके राजा बनता है। फिर अजातशत्रु का बेटा उदयन, वो अजातशत्रु की हत्या करके राजा बनता है। इसलिए इतिहासकारों के द्वारा इसे पितृहंता वंश के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगर पूछ दे अवंती की राजधानी कहां थी, तो इसकी राजधानी थी उज्जैनी, है ना, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, उज्जैनी ये क्या थी, ये इसकी राजधानी हुआ करती थी, है ना। तो 16 महाजनपदों की राजधानी भी आप सभी को पता होना चाहिए। अगला देखो, पुराणों के अनुसार मगध का पहला राजवंश कौन सा था, बताएंगे। हर्यक, शिशुनाग, बृहदत्त या फिर मौर्य। पुराणों के अनुसार अगर हम बात करें मगध, तो मगध का पहला राजवंश कौन सा था, आप सभी बताओगे। ठीक है, और मजा आ रहा हो तो सेशन को लाइक भी तो करना है, शेयर भी तो करना है, यही चीज तो आप सभी लोग नहीं करते। अब देखो यहां पर सी के साथ आ रहे हैं, और सी जो है वो क्या है आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर हम बात करें पुराणों के अनुसार, तो बृहदत्त वंश जो है वो पहला शासक है ना, पहला राजवंश है। और हर्यक वंश की बात कर लें तो ऐतिहासिक साक्ष्य जो है, ठीक है ना, अगर पूछ ले ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर, है ना, ऐतिहासिक साक्ष्यों के, ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहां पर हर्यक वंश। ठीक है, तो बृहदत्त वंश जो है ये क्या है, पुराणों के अनुसार मगध का पहला राजवंश है। अगर बात करें इसका संस्थापक, तो इस वंश का संस्थापक कौन है, वो है बृहदत्त, है ना। बृहदत्त के द्वारा इसकी स्थापना यहां पर किया जाता है। ठीक है, ये बात करें बृहदत्त, ये किसका पुत्र था, तो ये चेदीराज वसु का पुत्र था। ठीक है, इसकी बात कर ले तो ये चेदीराज वसु का ये पुत्र हुआ करता था। और इसी बृहदत्त के पुत्र की बात कर लें तो इसका पुत्र था जरासंध। कौन, जरासंध था, है ना। जरासंध जो है ना, ये 2 पार्ट में यहां पर जन्म लेता है, आधा शरीर एक बार, आधा शरीर एक बार, अलग अलग आता है। ठीक है ना, तो फिर इनको लगता है कि बड़ा गलत बच्चा पैदा हो गया, अब इसको फेंक देना चाहिए, तो ले जाकर इसको जंगलों में फेंक देते हैं। ठीक है, वहीं जंगल में एक राक्षसी रहती थी, वहीं झारखंड वाला क्षेत्र, उन जंगलों में एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था जरा। उस जरा ने देखा कि भैया बच्चे का आधा शरीर मिला, उसको वो उठाई, फिर आगे बढ़ी तो दूसरा आधा शरीर मिल गया, है ना। तो दोनों को ऐसे पकड़ी, ही हंसते हुए, राक्षसी जैसे हंसती है, अब मुझे तो नहीं आएगा राक्षसी जैसा हंसने, तो दोनों को ऐसे हंसते हुए मिलाई, है ना, शरीर जुट गया, बच्चा यहां पर जन्म ले लिया ना, जन्म तो ले ही लिया था, बच्चा जिंदा हो गया। डर के मारे उसको फेंक के भाग गई, और यही आगे चलकर, चूंकि जरा के द्वारा संधि किया गया था, इसलिए इसका नाम जरासंध कहलाता है। ठीक है, क्लियर है, क्या कहलाता है, जरासंध कहलाता है। और जरासंध जो था ये एक महान शासक था इस वंश का, और जरासंध का मल्ल युद्ध होता है। ठीक है, जरासंध का क्या होगा, मल्ल युद्ध होगा, किसके साथ, तो पांडु पुत्र भीम के साथ, है ना, किसके साथ, भीम के साथ। और भीम क्या करते थे भैया, भीम के पास तो हजारों हाथी की ताकत थी, वो इसका एक पैर दबा के ऐसे पकड़ के चर से फाड़ के फेंक देते थे, फिर हा 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 हा, है ना, जीतने का जश्न मनाते थे। फिर वो पीछे से आके खड़ा हो गया, 4-5 बार फाड़े ऐसे ही। अब परेशान कि भैया करे तो करे क्या, है ना, करे तो करे क्या, होगा कैसा। फिर कहां देखे, कृष्ण की ओर, है ना। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, एक लकड़ी को बीच से फाड़ के अपोजिट डायरेक्शन में फेंकने के लिए बताया, और इस तरीके से इसका समापन होता है। ठीक है, क्लियर है, तो ये आप सभी लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है ना। अगर बात करें इस वंश का अंतिम शासक, अगर पूछ दे इस वंश का अंतिम शासक, तो अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक जो था वो था रिपुंजय। ठीक है, रिपुंजय जो था इस वंश का अंतिम शासक। और रिपुंजय की हत्या किसने की थी, इसी का एक मंत्री था जिसका नाम था पुलिक, पुलिक ने हत्या कर दी, है ना। और पुलिक को बाद में कौन मारा, तो बिंबिसार का पिता मार के बिंबिसार को यहाँ का राजा बना देता है। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा है, आशा करता हूं रिवाइज हो गया होगा आप सभी को। ठीक है ना। अगला देखो, अगला कह रहे कि बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, देवपाल, धर्मपाल, अशोक या फिर अजातशत्रु। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताएंगे, है ना। महाबोधि मंदिर जिससे कई सारे
प्रश्न आपके बनते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अच्छा, सी को लॉक कर दें, है ना? सभी कह रहे हैं सी को लॉक कर दें। आओ लॉक करते हैं। ताला वाला है कहीं? मेरे पास तो दिख ही नहीं रहा। लो बना देते हैं, लो, है ना? ये रहा ताला, कर दिया मैंने लॉक, चाबी खो गया। ठीक है, बिल्कुल सही। अशोक यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अशोक ने वहां पर एक छोटी संरचना बनवाई थी। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहां पर मूल रूप से अशोक के द्वारा लगभग 260 ईसा पूर्व के आसपास एक छोटे से मंदिर का निर्माण करवाया गया। लेकिन आप देखते हो वर्तमान में जो भव्य स्वरूप, ये 5वीं 6वीं शताब्दी में निर्माण किया गया। किस काल में? इस समय काल पर देखें तो गुप्त काल चल रहा था। गुप्त काल के दौरान इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो यहां पर अशोक के द्वारा क्या करवाया गया? यहां पर एक छोटे मंदिर का निर्माण, छोटे मंदिर का निर्माण। लेकिन ध्यान रखना, शुरुआती तो इसी के द्वारा किया गया, है ना? अगर हम बात करें यहां पर कौन सी वर्तमान स्वरूप की, है ना, तो वर्तमान स्वरूप आप देखते हो, ये आप क्या लिखोगे? गुप्त काल के दौरान, है ना? गुप्त काल के दौरान इसका निर्माण यहां पर करवाया गया था। ठीक है, महाबोधि मंदिर की बात कर लें तो यह है हमारा यूनेस्को में, है ना, यूनेस्को में शामिल, यूनेस्को में जो विश्व धरोहर स्थल है ना, विश्व धरोहर स्थल के रूप में यह शामिल किया गया है और वर्ष 2000 में इसे शामिल किया गया था। बिहार में बात करें यूनेस्को की, जब भी बात आए तो दो तुरंत रिकॉल हो जाने चाहिए। एक हमारा महाबोधि मंदिर और दूसरा जो है वो है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय। इसे 2002 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया और 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों अवश्य ही ध्यान रखना। और बोधि वृक्ष, है ना, महाबोधि मंदिर के पास ही आपका कौन सा है? तो यहां पर है बोधि वृक्ष। कौन सा है? बोधि वृक्ष है, जो कि वर्तमान में अपनी 5वीं पीढ़ी की है। ध्यान रखना, 5वीं पीढ़ी की है। ठीक है, ये बोधि वृक्ष वो स्थान है जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना? बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बर्बाद करने वालों में एक अशोक की पत्नी भी थी। और सबसे लेटेस्ट बार, है ना, यहां पर देखा जाए तो वो कैसे, तो जो वो होता है ना हमारा आपदा, है ना, आपदा की वजह से समाप्त हो गया था। उससे पहले शशांक था, गौड़ शासक शशांक, तो वो बौद्ध धर्म का बड़ा विरोधी था। उसने क्या किया? इसको कटवा दिया, उसके जड़ से फिर पौधे ना, इसके लिए उसने जड़ों में आग लगवा दी। बावजूद उसके वहां पर पौधा आ गया था, एक नया वृक्ष तैयार हो गया था। अंतिम बार देखा जाए तो इसको लगाया कौन है? तो ध्यान रखना, कनिंघम। ठीक है, ये जो कनिंघम है ना, तो कनिंघम ने ये क्या किया? श्रीलंका से वृक्ष लेकर आया और यहां पर लगाता है। तो जो अंतिम, जो अभी आप बोधि वृक्ष देखते हो ना, उसको लगाया कौन है? तो उसको लगाया है कनिंघम ने। कहां से? तो श्रीलंका से एक ब्रांचेस लाकर। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखना, है ना। आओ बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहा है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? उदयन, अनिरुद्ध, मुंडा या फिर नागदशक, है ना? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? बताएं। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? चलो डी के साथ सभी जा रहे हैं ना। डी, डी क्या है हमारा, है ना, तो दशक है, लेकिन किसका? नाग का, नागदशक, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक है नागदशक। और इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये बड़ा ही कमजोर शासक था, है ना, कमजोर शासक था। ठीक है, ये बड़ा ही भोग विलासी था। ठीक है ना, भोग विलासी हुआ करता था। इसको साम्राज्य से कोई मतलब ही नहीं था। हमेशा देखो 20-25 सुंदर स्त्रियों के बीच में रहा करता था। वो लाती थी दारू शराब लाकर उसको पिलाती थी नाचते हुए, और इसी में इसको बड़ा मजा आता था। साम्राज्य का कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस कारण से वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया। जनता ने कहा कि भैया हमें ऐसा शासक चाहिए ही नहीं। और इसी का जो मंत्री था, अमात्य था, जिसका नाम था शिशुनाग, है ना, इसी का मंत्री था, इसी का अमात्य था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था शिशुनाग।
और सारी चीजें यही देखता था, शासन प्रशासन यही करता था। तो लोगों ने कहा कि भैया ऐसा शासक हमें चाहिए ही नहीं, खत्म करो उसको। और जनता ने क्या किया, शिशुनाग को शासक बना दिया। और इस तरीके से हर्यक वंश का कहानी समाप्त हो जाता है, नागदशक की कहानी समाप्त हो जाता है, और यहां पर एक नए वंश की स्थापना की जाती है जिसे शिशुनाग वंश कहा जाता है। तो स्थापना किसने किया, शिशुनाग ने किया। ठीक है, इसी हर्यक वंश को अभी हमने पढ़ा पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। चलो बढ़िए आगे आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला देखो, अगला कह रहा है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, या फिर स्कंदगुप्त ने? गुप्त संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ये है कौन भैया? कमांडो। भैया इतनी नागिन क्यों निकल रही है? अपने नागिन को रोक लो, नहीं तो हम इधर से नाग छोड़ेंगे ना तो फिर नागिन भी गायब हो जाएगी। ठीक है, तो चाहते हो ऐसा करने के लिए, माउस मेरे हाथ में, ये देख लो, चाहते हो कि यहीं से खड़े खड़े आपकी नागिन को खत्म कर दें तो बता दो आप। इसका पीडीएफ जो है वो आपको कहां पर मिलेगा? तो रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन है, वहां पर आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। चलो यहां पर क्या है, सब लोग ए के साथ जा रहे हैं, है ना। अब ये कमांडो के नागिन के चक्कर में मैं किसी का आंसर ही नहीं देख पाया कि किसने क्या आंसर दिया है। कुछ बी वाले हैं, जहां तक है मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम आंसर बी ही आया होगा, क्योंकि यहां पर सही जो है वो है हमारा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, इसके द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की गई। कब? तो जब ये अपना राज्याभिषेक करवाता है। राज्याभिषेक कब करवाएगा? 319-20 में, है ना। 319-20 जो ईस्वी है, इस दौरान क्या होगा, तो इसके द्वारा यहां पर अपना राज्याभिषेक करवाया जाएगा। और इसी के दौरान इसने क्या की, तो एक नए संवत की शुरुआत की जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें गुप्त वंश की स्थापना, तो यह श्रीगुप्त के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर पूछे आप सभी से गुप्त वंश की स्थापना किसने की, तो स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया जाता है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इस वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हुई थी। ठीक है ना, तो इसके उपाधि से भी पूछा गया है, ध्यान रखना। इसकी उपाधि कौन सी रही? तो इसने उपाधि धारण किया था महाराजा धीराज की। ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि इसने धारण की हुई थी। तो गुप्त वंश का संस्थापक याद रखना श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो यहां पर आप लिखोगे चंद्रगुप्त प्रथम। और इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, है ना, वैवाहिक संबंध स्थापित किया था लिच्छवियों से। ठीक है ना, उसके साथ साथ यहां से और क्या पूछा जाता है, अगर बात करें गुप्त वंश की, क्या पूछा जाता है, तो इसको कहा जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, है ना, गोल्डन एज। क्या कहा जाता है? गोल्डन एज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, है ना, गोल्डन एज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। कारण क्या रहा? क्योंकि इस समय काल पर विदेशी आक्रमण हुए नहीं, राज्य में शांति व्यवस्था कायम थी, और ऐसी स्थिति में खूब धनार्जन हो रहा था, तो राजा ने कई सारे कलाओं का संरक्षण प्रदान किया, है ना। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक और संवत है जिसे कहते हैं शक संवत, है ना। क्या कहते हैं? शक संवत। अगर पूछ ले कि ये शक संवत का बेस ईयर क्या है, तो आप बताओगे 78 ईस्वी। क्या है? 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई, और गुप्त संवत की शुरुआत 319 में की गई। अगर दोनों के डिफरेंस पूछे तो दोनों में डिफरेंस लगभग 241 वर्ष का आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है अगर एग्जामिनर इसको टफ करना चाहे तो। ठीक है ना, आओ बढ़ते हैं आगे। अगला देखो, कह रहे हैं कि चिरांद में पाए गए औजारों को बनाने के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया गया था? लोहा, तांबा, हिरण के सींग और हड्डियां, या फिर यहां पर लकड़ी?
क्या होगा इसका सही आंसर, आप सभी बताओगे, है ना। चिरांद की अगर हम बात करें तो चिरांद है कहां पर, यह है आपके सारण जिले में, है ना। कहां पर, सारण जिले में ये अवस्थित है। ये है क्या, तो एक नौपाषाण कालीन, है ना, नौपाषाण कालीन स्थल है, नौपाषाण कालीन स्थल है। और आप सभी को पता होगा कि यहां पर जो औजार बनाने के लिए जो वस्तु का प्रयोग किया गया है वो है आपका क्या चीज, सींग और हड्डी। और इसमें भी सींग किसका, तो हिरण के सींग का प्रयोग किया गया है, ठीक है, हिरण के सींग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये पाषाण काल से संबंधित है। जहां पर पठार था, जहां पर पहाड़ था, वहां पर तो पत्थरों के औजार बनाए गए। हम तो भैया है मैदानी क्षेत्रों में, हमारे पास तो पत्थर मिलता नहीं था, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहां पर जानवरों की हड्डियां, है ना, हिरणों का सींग। और हमने इसका प्रयोग करके खूब सारे हड्डियों के औजार बना दिए। तो यहां से प्रचुर मात्रा में हड्डियों और साथ ही साथ हिरण के सींगों का जो बना हुआ उपकरण है, हथियार है, साथ ही साथ इससे बना हुआ आभूषण जो है वो यहां से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो नौपाषाण काल से संबंधित है। और नौपाषाण काल आप सबको पता ही है कि ऐसा समय काल था जहां पर मानव ने कृषि कार्य करना सीख लिया। और इसी से एक क्रांति देखने को मिली। जो मानव पहले यायावरी जीवन व्यतीत करता था, भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहता था, अब उसका जीवन अस्थायी हो चुका है। धीरे धीरे बस्तियों का निर्माण होने लग गया, है ना, संस्कृतियां विकसित होने लगी। और अंततः आपको यहां पर एक सभ्यता देखने को मिलेगी। और भारत की पहली सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है ना, कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका कारण हमारा यहां पर कृषि और व्यापार वाणिज्य ही रहता है। अब बात करें यहां पर कि ये जो चिरांद है, पूछ दे कहां पर है ना। अगर हम बात कर दें यहां पर, अगर पूछ दे आप सभी से क्वेश्चन कि चिरांद जो है, चूंकि नौपाषाण काल, इस समय काल पर मानव कृषि कार्य कर रहा है। और कृषि कार्य कहां करेगा, तो नदी घाटियों में। तो ये किस नदी के किनारे, किस नदी के संगम पर ये बसा हुआ था, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि चिरांद जो है ये गंगा, घाघरा और सोन नदी जो है ना, सोन नदी, इसके संगम पर आप सभी को देखने को मिलेगा। कौन सा, तो हमारा स्थल यहां पर कौन, चिरांद, ठीक है। पूरे भारत में देखें तो एक बुर्ज़होम जो कश्मीर में है, उसके बाद चिरांद ही एक ऐसा स्थान है जहां से इतनी बड़ी मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, ठीक है ना। चलो यहां पर बढ़ते हैं आगे। मेन देखे तो मेन हमारी घाघरा है, लेकिन संगम पूछे तो गंगा, घाघरा, सोन, ये नदियां आप बताओगे। अगला देखो, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला सुल्तान कौन था, ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी, है ना। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला शासक कौन था, क्या हो जाएगा बताओ। हाँ, सारण, वाह, कौन है ये आदमी, कमांडो। अच्छा, एक तो इमोजी में नागिन भेज रहे हो और ऊपर से कह रहे हो कि सारण छपरा में पड़ता है। नहीं, छपरा सारण में पड़ता है, सारण छपरा में नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्लियर। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। छपरा सारण में पड़ता है, ना कि सारण छपरा में, ठीक है। सुधार लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं, गलती हो रही है कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना सुधारने के लिए, लेकिन भविष्य में फिर दोबारा ये गलती मत करना। चलो यहां पर क्या है, सब बी के साथ जा रहे। बी पर क्या है भैया, इल्तुतमिश, है ना, बी पर इल्तुतमिश, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया। कारण क्या रहा, इससे पहले वाले जितने भी शासक थे वो तो अपने क्षेत्रीय, है ना, क्षेत्रीय राजा थे, आसपास के राजा, उनके साथ संघर्षों में रहे, वहां पर उनके जो कंपटीटर है उनके साथ संघर्षों में रहे। तो दिल्ली में ही सत्ता मजबूत करने में उनको बड़ा टाइम लग गया और ये बिहार बंगाल पर अपना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इल्तुतमिश उन सभी पर कंट्रोल करने के पश्चात फिर ध्यान देता है कहां, तो अपने बिहार बंगाल क्षेत्र पर। यह मूल रूप से गुलाम वंश से संबंधित था और दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने बिहार में एक व्यवस्थित सैन्य अभियान किया और बिहार को सीधे दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में ले आया। इसके द्वारा देखें तो कब, अभियान का ईयर याद रखना, 1225। तो 1225 में राजमहल की पहाड़ियों में जो बंगाल का शासक था जिसका नाम था हिसामुद्दीन एवाज,
उसको ये क्या करेगा, पराजित करेगा और पराजित करके इन सभी क्षेत्रों पर अपना कंट्रोल स्थापित करेगा। तत्पश्चात मलिक जानी जो है, मलिक जानी को बिहार में इसने अपना पहला सूबेदार अर्थात गवर्नर ये नियुक्त करता है। ठीक है, तो ये सारी कहानियां आप यहां पर अवश्य लिख लेना। इल्तुतमिश जो था ये किस वंश से, तो ये आपके गुलाम वंश से संबंधित था, है ना, गुलाम वंश से संबंधित था इल्तुतमिश, है ना। और इसने क्या किया, 1225 में एक युद्ध करेगा, है ना। 1225 में जो हिसामुद्दीन है ना, हिसामुद्दीन को क्या करेगा, हिसामुद्दीन को ये पराजित करेगा और तत्पश्चात बिहार बंगाल को अपने कंट्रोल में लेकर आएगा। ठीक है, यहां पर जो प्रथम बिहार का प्रथम जो सूबेदार है किसको बनाएगा, पहला सूबेदार किसको बनाएगा, तो पहला सूबेदार बनाएगा ये मलिक जानी को, जो कि कई बार पूछा जा चुका है ना। तो मलिक जानी को ये बिहार का पहला सूबेदार बनाया जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये बातें आप सभी यहां पर ध्यान में रखना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहे हैं कि बिहार के किस जिले में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, पटना, रोहतास, गया या फिर भोजपुर, बताएंगे। बिहार के किस जिले में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। चलिए, अच्छा फिर से बी पर ही है क्या, हाँ बिल्कुल, यहां पर भी आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाता है। आप सभी को पता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये कहां पर है, ये है सासाराम में। कहां पर है, सासाराम में। और प्रशासनिक दृष्टिकोण से सासाराम जो है वो रोहतास जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, रोहतास जिले के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना। अगर बात करें इस मकबरे का निर्माण, तो इसका निर्माण कब किया गया, तो 1540 से लेकर 45 तक इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, फिर यहां पर पूछ ले कि इसका वास्तुकार कौन है ना, यानी कि इसका वास्तुकार कौन है ना। तो वास्तुकार ध्यान रखना, मीर मोहम्मद अलीवाल खान नाम है इसका। क्या नाम है, मीर मोहम्मद अलीवाल खान। इसके द्वारा क्या किया गया, इसका डिजाइन बनाया गया है, मीर मोहम्मद अलीवाल खान, है ना। अगर बात करें इसका डिजाइन, तो डिजाइन कैसा है, डिजाइन है अष्टकोणीय। ठीक है, अष्टकोणीय इसका क्या है, डिजाइन है। और ये जो है ये कृत्रिम जलाशय के बीच अवस्थित है ना, कृत्रिम जलाशय के बीच, कृत्रिम जलाशय के बीच स्थित है, याद रखना। ठीक है, बना किससे है, तो बना हुआ है ये लाल बलुआ पत्थर से, है ना। लाल बलुआ पत्थर जो है, लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। इसके बचपन का नाम कई बार पूछा गया है, तो इसके बचपन का नाम क्या था, फरीद खान था, है ना, फरीद खान। बिहार पुलिस दरोगा में ही 4 से 5 बार पूछा जा चुका है इसके बचपन का नाम। तो इसके बचपन का नाम क्या हुआ करता था, फरीद खान हुआ करता था। इसने चांदी का सिक्का रुपया चलाया, जीटी रोड का निर्माण यही करवाता है, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा हुआ था। ठीक है ना, तो क्लियर। आज समय जो है, समय यहीं पर समाप्त हो गया। तो अगली प्रश्न जो होगा, है ना, अगला प्रश्न जो होगा वो हमारा यहाँ पर होमवर्क हो जाएगा, है ना। ये आज का होमवर्क रहेगा कि चौसा का युद्ध शेरशाह और किसके बीच लड़ा गया था, है ना। इसका आंसर जो है आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में अवश्य ही देना। बाकी सेशन कैसा लगा इसके बारे में 2-4 लाइनें अवश्य ही आप लिखोगे, जिसको पढ़कर थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कान आ जाता है। तो थोड़ा सा ये काम आप लोग करते रहोगे तो मुझे भी मजा आते रहेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।